प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभंकर वर्मा। गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग झारखंड बोर्ड का जो है कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं, यूनिट 1 चैप्टर 1। देखिए क्या है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके थे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज तक। ये पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया था। आप देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो टाइप है कौन कौन से हैं। देखिए टाइप क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है टू टाइप्स होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल। लो लेवल को निम्न स्तरीय, हाई लेवल को उच्च स्तरीय बोलते हैं। तो ये मिडिल लेवल बाद में आया है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा क्यों मैंने लिखा है इसको। देखिए लो लेवल को टू टाइप्स में किया गया, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज 0-1 के फॉर्म में वर्क करती है और असेंबली लैंग्वेज कितनी करती है, ये इसको निमोनिक्स लैंग्वेज यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोल लेते हैं। जैसे ADD एड लिखते हैं, SUB शब्द लिखते हैं सिंबल सब्ट्रैक्ट के लिए, तो ये इस लैंग्वेज में। देखिए इसमें क्या होता है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे आगे, क्या क्या इसका उपयोग कहाँ होता है। अब मिडिल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के भी बारे में मैंने बता दिया था कि इसमें क्या क्या है, प्रोटॉन, कोबोल, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा दिया उस वीडियो में, आप देख लीजिएगा वो वीडियो जाके। प्रोटॉन, कोबोल, ठीक है, पास्कल, सी प्लस, पास्कल, बेसिक, जावा, पाइथन, ये सब इसी के अंदर आ जाता है। तो ये इसका जो है देखिए हाई लेवल लैंग्वेज और ये दोनों का कैटेगरी अब बता रहे हैं। तो ये जो क्या करता है मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये तो ये लो लेवल और हाई लेवल, सी प्लस प्लस को बाद में पता चला इसमें दोनों का गुण रहता है, लो और हाई का दोनों का गुण रहता है, इसीलिए इसको मिडिल लेवल एंड मीडियम लैंग्वेज के बीच में रखा गया। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज के बारे में। देखिए क्या गया है, हमने डिफाइन कर दिया, जिसको जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। क्या है कि मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कंप्यूटर ट्रांसलेट का इस्तेमाल किए बिना समझता है। देखिए मशीन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो इसमें क्या है ना, ट्रांसलेट, ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ट्रांसलेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। मशीन लैंग्वेज ये 0-1 बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, इस भाषा में CPU मॉडिफिकेशन करना, रजिस्टर बनाना, रैम डेवलप करना, ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी रोबोट अभी भी हो रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रतीक और अक्षर या चिन्हों के द्वारा ये अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमोनिक कोड्स या सिंबॉलिक लैंग्वेज के रूप में दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़े, ये CPU डेवलपमेंट ये सब करने के लिए यूज किया जाता है। CPU अभी भी असेंबली लैंग्वेज का जो उपयोग LU डेवलपमेंट करने के लिए, हाँ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का जो डेवलप होती है इसके लिए किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज भी हम पढ़ा दिए तो उस पर अब हम लोग जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में जानते हैं कि कौन सी पीढ़ी में कौन सी भाषा आया। देखिए पहली जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में जो भाषा आया है ये आया मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अब देखिए जनरेशन, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आया। ठीक है, थर्ड जनरेशन में लैंग्वेज लिखे भाई, शॉर्ट में लिखे। ठीक है, थर्ड जनरेशन में है सी प्लस प्लस, प्रोटॉन, कोबोल, ये लिखे। ये इसको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए लिया जाता है, ये सिंबॉलिक के लिए है। और ये देखिए फोर्थ जनरेशन की बात हम करें तो ये डेटाबेस लैंग्वेज है जिसमें पर्ल, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल, मेटलिक। अब फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो मरकरी, ऊप्स, ये सब क्या है ना, यहाँ AI रोबोट और मशीन लर्निंग का बात मैंने यहाँ किया था, मशीन लर्निंग। ठीक है, डीप लेवल। ठीक है, तो मशीन लर्निंग ये आपको एग्जाम में पूछेगा कि मशीन लैंग्वेज किस जनरेशन की भाषा है, तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट जनरेशन की भाषा है, असेंबली को सेकंड। ठीक है, सी अब देख रहे हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम में कभी पूछ दिया जाए कि C++ किस जनरेशन की भाषा है, ये थर्ड जनरेशन की भाषा है C++। ठीक है, SQL किस जनरेशन की भाषा है, तो फोर्थ जनरेशन की। ठीक है, पाइथन किस जनरेशन की भाषा है, IDS पूछ देता है, फोर्थ जनरेशन की, IDS के लिए भी पूछ देता है। फिफ्थ जनरेशन में क्या है कि मरकरी, रूबी, लिप्स, ये सब क्या है, ये सब फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। आगे बढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि उसके एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन क्या करता है, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, करने के लिए ऑब्जेक्ट का उपयोग करता है। अरे ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा और कोड से बने होते हैं। किससे बना होता है ऑब्जेक्ट, डेटा और कोड से बने होते हैं। और प्रोग्राम उन ऑब्जेक्ट को बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम उन ऑब्जेक्ट को बनाकर बनाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये किसी भी समस्या से क्या है, ये किसी भी समस्या के हल ढूंढने से संबंधित है। और इंग्लिश में, अगर इंग्लिश वाले बच्चे पढ़े यहाँ पढ़ ले, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग मॉडल दैट यूज ऑब्जेक्ट टू डिजाइन टू सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है। ठीक है, तो अब क्या है कि आप ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक भाषा में समझे कि अगर आप होटल जाते हैं तो आपको कोई चीज खाने का मन होता है, तो आप जैसे ऑर्डर करते हैं, आपका लगता है कि बना बनाया है, आपको मिल जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि वो ग्रेवी बना के रखता है, आप ऑर्डर किए, सब्जी डाला, तुरंत सब्जी बन के तैयार हो गया। तो वो सारा चीज बना बनाया हुआ रखता है। ग्रेवी, सब्जी का फ्राई किया हुआ, ग्रेवी और सब्जी को मिलाया और आपको तुरंत ऑर्डर किए, आपको मिल जाता है। उसी तरीका से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सेम टू सेम उसी तरीका से ये बनाया हुआ चीज है। आपने ऑर्डर किया और मिक्स किया कोड और ऑब्जेक्ट को, दे करके आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके तुरंत दे दिया। इसमें कोड लिखना आसान हो गया। तो यहां से हम लोग क्लास 12 का जो सीएमएस चैप्टर 1 है, अब हम लोग पॉइंट में चैप्टर पे चलेंगे। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है ओप्स का। सबसे पहले पूछ देता है एग्जाम में कि ओप्स क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको आ जाएगा कि ओप्स क्या है। ठीक है, आपको यहाँ से आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लास हो गया और इनकैप्सुलेशन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शंस हो गया। अब क्लास ये क्या है, इसका फीचर्स है। इस फीचर्स को हम लोग जानते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ओप्स। ओप्स का जो बेनिफिट्स है क्या क्या, इसकी ये जो ओप्स को पढ़ने के बाद उसको लाया क्यों गया। देखिए इसका बेनिफिट क्या है, रीयूजेबिलिटी। ठीक है, रीयूजेबिलिटी ये क्या है, रीयूजेबिलिटी क्या होता है इसको समझिए कि बार बार यूज करने के पर्पज से, ठीक है, इसको लिया गया। रीयूजेबिलिटी होता है। डेटा रिड्यूएंसी, डेटा रिड्यूएंसी क्या होता है कि डुप्लीकेट, जिससे डुप्लीकेसी होता है, डुप्लीकेसी एक बार बना लिया और सॉफ्टवेयर कोड का हर प्रोग्राम में यूज किया गया, इसको डुप्लीकेसी मतलब बना लिए और कहीं कहीं जाकर के जहां यूज हुआ उसको कर लिए। हाँ, रीयूजेबिलिटी बारे में समझिए क्या होता है कि बार बार जो हमको यूज करना है, हाँ, कोड को बार बार कहीं लेना है, कट कॉपी पेस्ट जैसे करते हैं, बार बार उसी को यूज कर देते हैं। अब कोड मेंटेनेंस, इसको आसान हो, इसमें कोड मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है, कोड मेंटेनेंस क्या होता है, एक बार सॉफ्टवेयर बना लिया, उसका नाम बदल बदल के हर जगह कॉलेज वगैरह में अलग अलग कॉलेज में अलग अलग जगह भेज दिए। हाँ, यही कोड मेंटेनेंस होती है। सिक्योरिटी, कोड की यहाँ पे सिक्योरिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे कोड का जो है जो पैकेज हो रहता है उसका सिक्योरिटी का ज्यादा सॉफ्टवेयर, जो जितना भी सॉफ्टवेयर है जो इसमें ज्यादा सिक्योरिटी होती है क्या कि एक बार डेवलप से हटा दिए, उसके बाद जो है कोडिंग पैकेज पर भी कर दिए, ये सिक्योरिटी होता है। फिर क्या करते हैं, डिजाइन बेनिफिट है इसके अंदर। डिजाइन जो है बार बार जो आपको डिजाइन वगैरह से मिल जाएगा और फास्ट है। हाँ, उसके बाद कहता है इजी ट्रबलिशिंग, ये बेटर प्रोडक्टिविटी हो गया, इजी ट्रबलिशिंग हो गया, फास्ट इसको डेवलप करना फास्ट हो गया, फास्टिंग हो गया, और फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसमें कम काफी है। ठीक है, अच्छी है, और ये बेनिफिट्स देता है कि ओप्स ये सब सारे बेनिफिट आपको देता है। अब आगे चल के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ओप्स। अब देखिए ओप्स यहाँ क्या है, हमने बताया कि ओप्स का जो है, ओप्स किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं, क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको यहाँ लिखिए हम लोग, देखिए कितने चीजों से मिलकर बना है ओप्स। ये चीज पहले देखिए, ओप्स को बनाने में जो है किस किस चीजों का काम किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा को बाइंड करना। हाँ, यहाँ लिखे हैं बाइंड है लिखा हुआ। तो बाइंड का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बाइंड कराने, पैकेज बनाकर अलग अलग यूज करना। जैसे हम लोग डेटा क्या होता है, डेटा प्रोग्राम में जितना भी डेटा है, और फंक्शन क्या करता है कि फंक्शन जितना भी फंक्शन है प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम में जिसको हम कॉल करते हैं, ठीक है, उस सबको सारे चीज को यहाँ पे क्या करता है, बाइंड कर देता है। जैसे अब देखिए सिंपल कर दिया, कोड को क्या कर दिया, प्रोग्राम को सिंपल बना देता है ये। और रीयूजेबल मतलब किसी भी कोड को बार बार यूज करना आसान हो जाता है। ये सारा चीज इन्होंने, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये बेनिफिट हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको डेवलप किसने किया, इसको डेवलप ने किया एलन के। किसने किया, एलन के। उसको डेवलप कौन किया है, एलन के 1960 में किया। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे पहला ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है? सिमुला। इसको याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछता है, स्टेट हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है कि सबसे पहला जो है ओप्स लैंग्वेज कौन सा है? सिमुला है, 1967। सिमुला कहीं कहीं सिमुला 67 भी लिखा रहता है। फर्स्ट प्योर ओप्स, जो पहला सबसे शुद्ध प्योर नहीं खुआ वाला खुआ वाला जो है ओप्स लैंग्वेज कौन सा है? स्मॉल टॉक 1970 में इसका डेवलप किया गया था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अब क्या लिस्ट ऑफ ओप्स लैंग्वेज। अब किस किस भाषा में ओप्स का कॉन्सेप्ट दिया गया? ओप्स आया, देखिए जावा में आया, ठीक है, जावा काफी पॉपुलर हो गया। फिर पाइथन में किया गया, सी प्लस प्लस में, इसीलिए सी प्लस प्लस को बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है, ठीक है, और मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है सी प्लस प्लस को, ठीक है, समझ में आ गया। सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, गो, रूबी, विजुअल बेसिक, सिमुला, स्मॉल टॉक, ये सब में क्या है? इस सारे में क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। ये सब सब जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग। अब पूछता है एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? तो सी प्लस प्लस है प्यारे बच्चों। सी प्लस प्लस को क्या कहा जाता है? सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको दिमाग में रखना है। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड कहता डेज, डेज इज द, ठीक है, Dash is one of the greatest and most is demand programming language for object oriented programming। डिमांड क्या है? ये जावा क्या है? एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका काफी प्रोग्रामिंग डिमांड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। Which language is 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? 100% ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? जावा, ठीक है। मर जावा जावा, मिट जावा जावा नहीं। अब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है? ये है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसको जब भी पूछा जाए क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में प्यारे बच्चों, तो बोलना है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कौन सा? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए पिलर ऑफ ओप्स, यहां हम लोग चलते हैं, पिलर ऑफ ओप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहीं कहीं आप लिखेंगे, लिखा भी रहेगा कि पिलर ऑफ के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पिलर ऑफ में क्या है कि क्लास है, ठीक है। हम लोग जानेंगे क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। इसको याद रखना, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसका जो पिलर है ऑब्जेक्ट का पिलर्स कितना होता है। तो देखिए आपके सामने यहाँ आपके स्क्रीन पर है कौन कौन सा है प्यारे बच्चों, आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या है? क्लास है, ऑब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन के बाद इनहेरिट पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन है, डाटा हेडिंग है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन है। ये सब क्या है? ओप्स के पिलर है सर, ठीक है, ओप्स के पिलर्स हैं। तो ये इसको हम लोग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स, ठीक है, लिखा रहता है। ये कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है इसको, कहीं कहीं फीचर्स ऑफ ओप्स। ये 3 क्वेश्चन हिंदी में क्या लिखेगा कि ओप्स की विशेषताएं लिखें, अब एग्जाम में पूछेगा। ये वीवीआई है, ओप्स की विशेषताएं लिखें, विशेषताएं लिखें, विशेषताएं। ये आपको एग्जाम में ये आपको पूछा जाएगा कि ओप्स की विशेषताएं को लिखें, ठीक है। तो ये विशेषताएं पूछ दे या फीचर्स पूछ दे, कॉन्सेप्ट पूछ दे, ये पिलर पूछ दे, ये आपको डरना नहीं है, एकदम डट के जवाब देना है जेक बोर्ड वाले को। एक क्लास है, ये पिलर्स कौन कौन सा है, क्लास दिमाग में रखो, इसको याद रखो। ऑब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्शन आपको पूछ देगा कितना होता है उसका पिलर, कौन कौन सी विशेषताएं होती है, यार ऐसे बता देना। क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, डाटा हाइडिंग होता है। इसको पहले रट्टा मान लो, दिमाग में रख लो। उसके बाद इसका आपको पूछेगा क्या, इसका थ्योरी भी पूछेगा, डिफिनेशन भी पूछेगा। इसके बाद अब यहाँ ये तो वीवीआई है, इसको आपको दिमाग में याद रख ही लेना है, याद कर लेना बाबू,
इसको दिमाग में रखना। ऑब्जेक्ट का जो उसका पिलर कौन कौन सा है, ये दिमाग में आपको रखना ही है। VBIS तो VBIS एग्जाम के लिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए फीचर ऑफ ओप्स का फीचर पढ़ना है, कौन कौन सा है, क्लास है, ऑब्जेक्ट, ये यहाँ भी हमने बता दिया, दिमाग में रख लेना, भूलना नहीं चट्टा कहीं का, ठीक है। आगे चलो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को समझो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट, देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए मैं बताऊंगा। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज ए डेटा फील्ड दैट हैज called unique attribute and behavior। कहता ऑब्जेक्ट क्लास का, पहले समझिए इसको ऐसे। और यहाँ देखिए, द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास इज ए फिजिकल एंटिटी, एग्जांपल कार, पेन, ये सब क्या होता है, कंप्यूटर, ये सब क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसको समझो, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है, क्या होता है, इंस्टेंस होता है, दिमाग में रखना, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है। हाँ है, जो कि वेरिएबल स्थान, जैसे वेरिएबल जो बदलने वाला वैल्यू होता है, उस स्थान पर वास्तविक वैल्यू को कंटेन करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक बेसिक एंटिटी होती है, जैसे कि प्रत्येक वस्तु जिसका पहचान हो सके, हमारे आसपास की जितनी सारी वस्तुएं हैं, जैसे कि पेन हो गया, कार हो गया, चेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, और किताब हो गया, कुर्सी टेबल, ये सब जितने भी हैं, सारे चीज देख रहा है, जितना भी आसपास में, सारा ऑब्जेक्ट है, समझे। ये सारा जितने भी चीज हम देख रहे हैं, ये सब क्या है, सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। अब कह रहा है भाई साहब कि क्लास क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन भी पूछ देगा, ठीक है। नोट्स हम दे देंगे, आप टेलीग्राम पे जाकर के हमको हेलो करिएंगे, हम आपको लिंक दे देंगे, ठीक है, लास्ट में डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए क्लास क्या होता है, क्लास क्या है, एक क्लास इज ए ग्रुप ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट। आपको पूछेगा एग्जाम में, ये 2 क्वेश्चन आपको भी आई है प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चन, यहाँ से वो कितना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रट्टा मार लो, ये कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, ITS का भी क्लास होगी 2, जिसको भी रट्टा मार लो 2 क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन क्लास देख लेना, हर एग्जाम में हर ईयर में पूछा है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये नहीं याद करोगे तो क्या याद करोगे। क्लास एक तरह का ऑब्जेक्ट का समूह होता है, ठीक है। क्या होता है क्लास, क्लास हम लिख देते हैं नीचे में हिंदी में, क्लास ऐसे रहे, क्लास, ऐसा क्लास, क्लास एक ही तरह के ऑब्जेक्ट का, ये बार बार जो है ना, एक ही तरह ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट का लिखिएगा, ऑब्जेक्ट का समूह होता है, याद रहेगा ना, इतना तो याद नहीं रहेगा तो क्या होता है, इतना तो याद कर ले, ऑब्जेक्ट का समूह होता है, ठीक है, याद लिख लो, ऑब्जेक्ट का समूह होता है, बस इतना ही, ठीक है, इसको याद रखना। समूह होता है, तो पेन प्रॉब्लम हो रहा है, वो दबा के दे देना, होता है, ठीक है, लिख लो, होता है, समूह का समूह होता है, समूह होता है, ठीक है, समूह होता है, समूह होता है, ठीक है, सब पेन का प्रॉब्लम है लिखना। अब चलिए, जैसे आम, अमरूद, हाँ, आम, अमरूद, सेब, ये सब तो फल है। जैसे देखो तुमको बता रहे हैं कि जैसे क्लास में देखो, अच्छा ये ऊपर में दिए हुए हैं, जैसे क्लास में हम बता रहे हैं कि क्लास एक कार है, ये कार क्या है, एक नाम है। अब देखो ये तो क्लास है, क्लास एक कार है, तो कार है। अब कार में डिफाइन किया गया कौन सा कार है, पोलो कार है, मिनी कार है, बटर इसका स्पीड बताएगा, ये बताएगा, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन सब क्या है, इसे सबसे तो दूरी तय करते हैं, लेकिन इसका क्या बोलेंगे, सीधे कार बोलेंगे, कार एक क्लास हो गया नाम, वही क्लास एक तरह के ऑब्जेक्ट के समूह होता है, इसका समूह होता है क्लास, ठीक है।
इसको याद रख लेना, इसको, ये VVI है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना, देखना एग्जाम में पूछेगा ये। अच्छा जैसे में लिखना है, इसमें जैसे में लिख दोगे, जैसे में हिंदी में अगर लिखता है एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में दे देना, ठीक है, वही लिख देना, पोलोकार, पोलोकार, ठीक है, ये लिख देना। इस तरह लिख करके, हाँ, ये सभी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्लास में लिख सकता है यहाँ, तो पोलो कार, कार सिर्फ कार लिखो, जैसे में कार दे देना। हाँ, तो कार क्या है तुम्हारा, ये क्लास हो गया, कार क्या है, ये क्लास हो गया, जैसे में तुम लिख देना, ये कार क्या है, क्लास हो गया, ये कार क्या है तुम्हारा, क्लास हो गया, एक कार। अब कार में बहुत सारा चीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखो नीचे तो दे भी किया, और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ये क्या है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये किसका एग्जाम्पल है, क्लास का, कार क्लास, ये क्लास का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है, VVI है, VVI है बच्चे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जितना चीज हम बता रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट ही है, डेट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते, इनकैप्सुलेशन क्या कहता है, यहाँ पे देखो, डेटा इनकैप्सुलेशन आल्सो नोन एज डाटा हीडिंग, ठीक है। ये क्या कहला, देखिए डेटा था फंक्शन के एक ही यूनिट में सम्मिलित है, देखो एक ही यूनिट में सम्मिलित जोड़ना, सम्मिलित करना, ये डाटा इनकैप्सुलेशन कहलाता है, इनकैप्सुलेशन कहलाता है, कि कहने का मतलब है एक ही चीज में बेंडिंग कर देना, ठीक है, डाटा हेडिंग, नोन एज डाटा हेडिंग या डाटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो देखो क्या कहता है कि इसमें देखो बहुत सारे, देखो सभी क्लास मेथड एक ही चीज में, एक ही अंदर में, इसी के अंदर में रख लिया, जैसे कि देखो विटामिन का टेबलेट खाते हैं, विटामिन, बीटा, विटामिन का खाते हैं, मिनरल्स, इसके विटामिन के अंदर जो है सारे मिनरल्स रहते हैं, ठीक है, सी डी, विटामिन, उसी टाइप से यहाँ पे देखिए इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, क्लास है, मेथड है, वेरिएबल है, सारा चीज इसी के अंदर है, इसीलिए इनकैप्सुलेशन कहता है, इसीलिए इसको सिंपल से याद कर लीजिए, डाटा इनक्लूडेशन आल्सो नोन एज डाटा हेडिंग। अब दूसरी बात कहते हैं कि डेटा था फंक्शन को एक ही यूनिट में सम्मिलित करना, हाँ, इनकैप्सुलेशन कहलाता है। अगर आप हिंदी में कहें तो हम हिंदी में लिख देते हैं, इस जगह लिखिएगा कि डेटा तथा, लिखिएगा डेटा, मेथड डेटा तथा, लिख लीजिए, आप सुन के भी लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, हमें अच्छा वाइड पेज में लिखिएगा, डेटा तथा, लिखिए डेटा तथा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन को एक यूनिट, एक यूनिट, यूनिट का मतलब क्या हो, डब्बा, जैसे डब्बा ये एक यूनिट हो गया, एक यूनिट में सम्मिलित करना, सम्मिलित, सम्मिलित करना यानी जोड़ना, रखना, करना, इनकैप्सुलेशन कहलाता है, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको याद कर लेना। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म इसकी ग्रीक भाषा से लिया गया, क्या है, ये ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा से, तो ग्रीक भाषा से, ये सब किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया। इसका पोली का अर्थ क्या होता है, कि पोली, पोली का अर्थ क्या होता है, मेनी, पोली का अर्थ होता है मेनी, बहुत सारा, इसका अर्थ होता है, और मोर्फिज्म का अर्थ होता है फॉर्म, जिसका मतलब है फ्रॉम, फॉर्म, ठीक है। तो क्या होता है, मेकिंग मोर देन वन फॉर्म, एक ही फॉर्म नहीं, तो पॉलीमोर का अर्थ हुआ, ठीक है। पॉलीमोर, ये देखिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ही काम को दो विभिन्न विभिन्न तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, पॉलीमोर्फिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ हम लिख देते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, पॉलीमोर्फिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, लिखो सुन के भी, पॉलीमोर्फिज्म, पॉलीमोर्फिज्म
एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जिसमें हम जिसमें हम जिसमें हम एक ही काम को एक ही काम को दो भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म कितने प्रकार के होते हैं? देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको दिमाग में रख लेना। कितने टाइप के होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म बाबू? तो देखो यहाँ पे लिखो कि एक पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप देखो, कंपाइल टाइम, रन टाइम, ये सब लिख देंगे पॉलीमॉर्फिज्म का टाइम। तो आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का कंपाइल टाइम, रन टाइम, और फंक्शन ऑफ इसका भी टाइप दिया हुआ है। आपको इतना ही पढ़ना है। आपको पूछेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो आप बता देंगे, ठीक है। आप बता दीजिएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। तो कम, ठीक है, देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या था आप लिख भी सकते हो। अच्छा, कंपाइल टाइम क्या होता है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एक मेथड ओवरलोडिंग यानी ईयरली पेंडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, रन टाइम, रनो टाइम बता दें। अच्छा, रन टाइम क्या है? इस प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, जो इस प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म को लेट बेंडिंग या डायनेमिक बेंडिंग भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? जैसे कि हम लोग कोई मेथड इसके अंदर डालते हैं जिससे वो ये सब क्या करता है ना, ये ड्रॉ करने में रन टाइम इजी कर देता है। ये सेव वगैरह, ये हाँ वो तो दिए हैं सेव वगैरह सब। ठीक है, आगे चलते हैं डाटा हेडिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा हेडिंग के बारे में। डेटा हेडिंग यहाँ है, ठीक है। हाँ डेटा हेडिंग, अच्छा। डाटा हेडिंग का मतलब होता है, सिंपल सा समझिए इसको, कि डाटा यानी जैसे बहुत बड़े डेटा ने, बहुत, ठीक है, बहुत बड़े डेटा के समूह से स्मॉल डेटा को सर्च करना, ठीक है। तो बहुत बड़े डेटा है, तो उसमें से क्या है, स्मॉल डेटा को सर्च करना। तो बहुत बड़े, हाँ, डेटा के समूह से स्मॉल डेटा को सर्च करना, ठीक है। सर्च करना या करने की प्रक्रिया, ठीक है, सर्च करने की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया है। ये डाटा हेडिंग क्या है समझ गए? कि उसमें से जो है डाटा हेडिंग क्या होता है, सर्च करने की प्रक्रिया है। और जो जिससे बड़े बड़े डेटा है उसके अंदर जो है सर्च करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं, इंग्लिश से। टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग द डेटा within a class from unwanted access and preventing unneeded instruction from the outside the class, ठीक है। अब देखिए क्या है कि encapsulation when the data and method, the principal encapsulation help to the protected the data heading। एक तो प्रोटेक्टेड भी करता है डेटा हेडिंग को, नहीं, ये प्रोटेक्ट भी करता है ना। टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग द डेटा विद इन क्लास के साथ में फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस, जो कोई भी बाहरी वगैरह आता है तो उसके लिए क्या है, कोड वगैरह में जो कि कोई अनवांटेड चीज आ जाते हैं तो उसको ये क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं, नहीं। अब देखिए डाटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करें, देखिए अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, इनका जो काम होता है कि ऑब्जेक्ट की केवल आवश्यक जानकारी को
आवश्यक जानकारी को प्रदर्शित करना तथा बैकग्राउंड की जानकारी को छुपा के रखना, तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन का ही काम है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सुन के भी, कि ऑब्जेक्ट के केवल आवश्यक जानकारी को प्रदर्शित करना, नहीं डिस्प्ले करना, प्रदर्शित करना तथा बैकग्राउंड की जानकारी को छुपाए रखना, ठीक है, छुपाए रखना। ये क्या कहलाता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब देखिए क्या है, उदाहरण के लिए अगर हम बोले तो कार चला रहे हैं। अब ये कार को जब चलाते हैं, इसमें ब्रेक मारते तुमको पता चलता है कि ब्रेक कहाँ लगी, ये तो अनुभव होता है ना। तो अब देखिए क्या है, जब हम कोई कार चलाते हैं तो हमें पता होता है कि जब एक्सीलेटर दबाएं तो स्पीड बढ़ेगी, और जब ब्रेक दबाएं तो कार रुक जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ब्रेक दबाने से कार क्यों रुक जाता है। ये मेरा कहने का मतलब है, समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पॉइंट को, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी यानी विरासत। इसका हम लोग क्या होते हैं? विरासत। इसका मतलब क्या होता है? विरासत। उसको हम साफ से लिखते हैं, ठीक है। विरासत, इसका मतलब होता है विरासत। तो लिखते हैं विरासत होता है, ठीक है। जब देखिए, जब एक क्लास होता है, एक क्लास के द्वारा दूसरी क्लास के गुणों तथा मेथड को इनहेरिट कर लेना इनहेरिटेंस का। अब क्या करता है? वन क्लास इनहेरिट द एट्रीब्यूट एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। वही ना है, हम यहाँ को लिख देते हैं। इसका हिंदी, अगर जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिखो कि एक क्लास, यहाँ पे देखिए, एक क्लास लिखो, इसका हिंदी लिखो। एक क्लास लिखिएगा, एक क्लास लिख के द्वारा एक क्लास के द्वारा दूसरी क्लास के, ठीक है, एट्रीब्यूट हैं, गुणों, एट्रीब्यूट यस गुणों तथा मेथड लिखे, तथा मेथड, गुणों तथा मेथड को इनहेरिट कर लेना इनहेरिटेंस कहलाता है। क्या होता है? इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, इनहेरिटेंस में क्या है कि एक इनहेरिटेंस है, ये देखिए दो क्लास हो गया, इनके एक फादर है। तो हम लोग जो है
अब इनहेरिटेंस का एक डिफिनेशन हम लोग यहाँ दे दिए हैं कि एक क्लास के द्वारा दूसरी क्लास के गुणों तथा मेथड को इनहेरिट कर लेना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो यहाँ देखिए वुमेन है, वुमेन के यहाँ देखिए मोनम नेचर क्या है, डैड मॉम, इनका जो गुण है इनके पुत्र में जरूर आएगा। जैसे फादर हो गया तो उसका चाइल्ड देखिए तरह जी, ये पेरेंट्स क्लास है चाइल्ड क्लास, इस तरह से इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो भी होगा इसका प्रॉपर्टी ये उनके बेटे का होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। अमॉन्ग द विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अमॉन्ग दिस विच कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें सभी हो जाएगा। इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सा है, इसमें ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तथा नेम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, यहाँ से सिमुला हो गया। फिर नेक्स्ट चलिए कि द विच द फर्स्ट प्योरली मतलब प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, तो स्मॉल टॉक हो गया, ठीक है, 100% मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए स्मॉल टॉक के बाद who developed object oriented programming, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसका डेवलप किसने किया है, ठीक है, किसने किया है इसमें, एलन के, किसने किया है, एलन के, इन्होंने किया है, एलन के ने किया है, ठीक है, किसने किया है, एलन के साहब ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप किया है, ये आंसर होगा। विच द फीचर ऑफ उप्स इन जनरल, फीचर कौन कौन सा है इसमें, क्या है फीचर, इसमें कौन सा उप्स का जो फीचर है डिफिनेशन इसका, तो फीचर को डिफाइन करता है डुप्लीकेट रिडंडेंट डेटा, ये क्या करता है इसको डिफाइन करता है फीचर। When OOPS concept the first come into the picture, कब आया था ये 1970 में, OOPS का जो कॉन्सेप्ट है कब आया था 1917 में, ये वाला क्वेश्चन ये अलग होगा। Which the feature of OOPS indicates कोड, यहाँ छूट गया कोड रिड्यूबिलिटी, इसमें कौन सा कोड, इनहेरिटेंस में क्या होता है बार बार रिड्यूबिलिटी होती है। Which among the does not come under the OOPS को, कौन सा, हाँ कौन सा OOPS के कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, मैसेज पासिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, डाटा बेंडिंग, डाटा एडिटिंग, कौन सा आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये क्या है OOPS के कॉन्सेप्ट में नहीं आते हैं। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या होता है, वो क्या है कि ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्शंस कौन सा, heading the implementation and data showing the features, encapsulation and abstraction differ है, कौन डिफर करता है इसमें, कौन सा होगा 2 नंबर, बेंडिंग एंड हेडिंग द डिस्ट्रीब्यूबिलिटी। which feature can be implemented using the encapsulation, इसमें कौन सा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। ए सिंगल प्रोग्राम OOPS कंटेंट क्लास में कौन सा हो जाएगा, सिंगल क्लास एनी नंबर, Which is the feature of object-oriented programming language, following the same encapsulation abstractions. Which the language does not support polymorphism, कौन सा लैंग्वेज polymorphism को सपोर्ट नहीं करता, क्लासेस नहीं, which language does not support polymorphism but supports classes बोलता है, but support classes में कौन सा, ये अड्डा, ठीक है। What is the most striking feature of classes, जो कंपलसरी होगा हम आपको बता देंगे, यहाँ डाटा एनकैप्सुलेशन, ये आपको याद रखना मस्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज अप्रोच टॉप डाउन, ये आपको DVI, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये नहीं, ये इसका आंसर ये होगा, ठीक है, ये टॉप, ये आंसर नहीं है, ये आंसर होगा 2 नंबर आंसर होगा। Which is the feature of OOPS extensive used to implement instance polymorphism, under the polymorphism classes and derived classes relationship कम इनहेरिटेंस के अंदर जो है रिलेशन होता है, मतलब वर्किंग डेटा, वर्किंग मतलब एक जगह बांध के रखना, इनकैप्सुलेशन में टेबलेट टाइप का रहता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, इसीलिए इसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं।
which the concept of allows to return the code in a return. अब बताते हैं, अब क्वेश्चन है कि C++, ठीक है, C++ जे से किस टाइप का लैंग्वेज, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या है, बोथ प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये देखिए प्रोसीड्यूरल, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उप्स तो है ही, ये उप्स तो है ही, ठीक है, और प्रोसीड्यूरल भी बोलते हैं, इसीलिए मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है ना। What does modularity mean? Modularity mean क्या होता है, subdividing our program into the small independent part, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन सब देख लीजिए, which of the among following the language is true, ठीक है, language is true, इसमें कौन सा होगा, the language is among the following the roles of object, there is the memory located object, मेमोरी कहाँ लोकेटेड होता है, रैम में। अब हम लोग चलेंगे C++ के बारे में, यहां से हम लोग पढ़ेंगे C++। C++ हाई लेवल लैंग्वेज, किस टाइप का भाषा है, आपको पूछेगा। C++ हाई लेवल लैंग्वेज है, किस टाइप का है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डिजाइन किसने किया इसको, बर्जनिस्टो स्ट्रोक ने। इसको तो याद ही कर लो, याद कर लो बाबू, याद रट्टा मार लो। ये वीवीआई है, ये 3 क्वेश्चन आपको C++ हमेशा पूछेगा कि C++ किस टाइप का लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, किस टाइप का, जनरल पर्पस प्रोग्राम, डिजाइन किसने किया और इसको डेवलप किसने किया, इसका फादर कौन है, C++ का पापा, C++ का फादर, फादर्स ऑफ, ठीक है, फादर्स ऑफ C++, ठीक है। ये क्या है, बनर्जी स्ट्रोक में। ये सारे क्वेश्चन आप पाएंगे, आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि फादर ऑफ C++ किसने, इसको डिजाइन किसने किया गया है, बनर्जी स्ट्रोक ने, ठीक है। आगे चलते हैं, C++ का डेवलप कब किया गया था, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। C++ का डेवलप किसने किया था और कब किया था, ये भी पूछेगा। C++ का डेवलप बनर्जी स्ट्रोक ने कब किया था, 1979 में किया था। कब किया गया था, 1979 में किया गया था, ठीक है। 1979 में C++ का डेवलप किया गया था, C++ का डेवलप 1979 में, याद रखियो, बार बार इसीलिए हम बोल रहे हैं उसको। ईयर कब था, 1983 में फर्स्ट वर्जन रिलीज कब किया गया था, 1983 में। ये किस टाइप का लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसकी विशेषताएं हो गई, मॉड्यूलेटर प्रोग्रामिंग है, एप्लीकेशन यूज है, वीडियो गेम, ये सब इसके साथ बनाता है। IoT डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, AI एप्लीकेशन, ये सब इसके इस एप्लीकेशन से बनाते यूज होती है, यूजिंग एप्लीकेशन। C++ सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 4 पिलर, कौन कौन सा C++ सपोर्ट करता है, एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, पॉलीमॉर्फिज्म करता है, इनहेरिटेंस को करता है, इनकैप्सुलेशन को करता है। ये बार बार आपको ये चीज पूछेगा एग्जाम में, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन। 4 क्वेश्चन को याद कर लो बाबू, बेबी आई है, इसी से क्वेश्चन आएगा 100%। अब कहता है C++ क्रिएटेड कब, कहाँ इसको क्रिएटेड किया था, बेल लेबोरेटरीज में। एक कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, ये कंपाइल्ड है। रियल वाज कॉल्ड एज सी विद क्लासेस, इसको क्या बोलते हैं, सी विद क्लासेस कहा जाता है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और नॉट इन रियल सेमी ऑब्जेक्ट, सेमी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बता डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। C is procedural with no support for object and class। C जो है, C लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करता है, उसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। C में C नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। अब वेयर कहाँ कहाँ करता है, C is the combination of procedural and object oriented programming language, ठीक है। C क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ किसका है, प्रोसीड्यूरल, ठीक है, प्रोसीड्यूरल का, C combination of procedural and object oriented programming। C in C for input with C,
क्या है कि सी कहाँ कहाँ है, देखिए सी बेस क्या है कि सी प्लस प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी प्लस। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो सी को हम लोग देख रहे थे कि प्रोसीड्यूरल विद नो सपोर्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ऑब्जेक्ट एंड क्लास को सपोर्ट नहीं करता, उसको सपोर्ट नहीं करता है सी, सी उसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, सी नहीं करता। अब सी प्लस प्लस करता है। सी प्लस प्लस इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसे मिडिल लेवल बोर्ड भी बोला जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब कह रहा है इसमें कि ये जो नीचे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अब देखिए ये क्या है, किस टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये तो हम बता दिए। अब देखिए इन सी प्लस सी फॉर इनपुट वी यूज, तो सीन क्या आता है इनपुट के लिए, हम यहाँ लिख दिए हैं इनपुट। अब इन सी प्लस प्लस फॉर आउटपुट, आउटपुट के लिए यूज क्या होता है, आउटपुट के लिए सी आउट यूज होता है, आउटपुट के लिए सी आउट यूज होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सी आउट इसके लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए, सी इनपुट के लिए। आगे चलते हैं, एग्जाम में पूछेगा कौन सा कंपाइलर है, रोबोसी कंपाइलर है, कोड ब्लॉक कंपाइलर है, ये सभी कंपाइलर सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल ये भी कंपाइलर कहा जाता है। आपको एग्जाम में पूछेगा क्या, व्हाट इज आईडी, आईडी क्या होता है, आईडी का पूरा नाम, ये पूरा डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आईडी का पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होती है, ये पूछ लेगा। इसमें क्या क्या कंसिस्टेंट होता है, सोर्स कोड एडिटर होता है, बिल्डिंग एनिमेशन होता है, डिबगर होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर होता है। तो ये बताएंगे कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होती है नेक्स्ट क्लास में। हम लोग सी प्लस प्लस में यूज करते हैं क्या, देखिए यूजिंग नेम स्पेस std, ये क्या है नेम स्पेस है। इनपुट हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम क्या होता है लाइब्रेरी होती है। इंट मेन क्या है एजुकेशन ऑफ स्टार्ट फ्रॉम ए, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये क्या है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ये क्या है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज करली ब्रैकेट। और सी आउट क्या है हेलो वर्ल्ड, ये सब क्या आउटपुट डिस्प्ले। ये रिटर्न क्या होता है नो रिटर्न एनीथिंग। ये आपको यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम है हेलो डिस्प्ले का सी प्लस प्लस का। अब 2 नंबर का एडिशन बनाना है तो हमने यहाँ पे दे रखा है, इसको हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में जो है इसका पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कोडिंग करके। तो ये हैज इंक्लूड क्यों लिखा गया सब हम आपको चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज तक यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, क्लास हैं, आपको आगे चलेंगे ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।